तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, मींस अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर मैं आपके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो चैनल है वो क्लास 11 और 12 जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश, तो इस चैनल पे आपको हिंदी वीडियो में स्पेशली देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर के, कि जैसे कुछ टॉपिक आएंगे कि समाज में प्रचलित संस्थाएं। अब समाज में प्रचलित संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे परिवार क्या है, एक मौलिक संस्था के रूप में। तो यही आज का हमारा थीम है जिसके बारे में हम करेंगे। और जो हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे जो कि टारगेटेड होंगे, जैसे विवाह की उपस्थिति, आर्थिक संस्थाओं का होना, धर्म के बारे में अध्ययन, शिक्षा का महत्व और नागरिकता अधिकार के बारे में। ये सारे वही टॉपिक है जो आप इतने टाइम से सुनते भी आ रहे हैं, बहुत बच्चों को पता भी होंगे। हमें इसी कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे तरीके से कि समाजशास्त्र इसके बारे में अपने क्या विचार रखता है। लेकिन फैमिली को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो संस्था होती है, यानी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। देखिए क्या बात की जा रही है, संस्था जो है वो नियमों की एक वह व्यवस्था है जो कि स्थापित होती है या कम से कम कानून या फिर प्रथा के द्वारा स्वीकार होती है, जो कि नियम के अनुसार काम करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। संस्था क्या करती है, एक नियम के अनुसार काम करने वाली। देखिए, आप समाज का हिस्सा है, मैं समाज का हिस्सा हूँ। अगर हम समाज के रूल रेगुलेशन को तोड़ेंगे तो हमें कानून के दायरे में आके सजा मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि अगर हम पर्यावरण का हास करेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर हम चोरी चकारी, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े ऐसी कुछ क्रिया करते हैं तो समाज हमें इसकी सजा देता है कानून के दायरे में आकर, जो कि उसके रूल के खिलाफ होती है, यानी कि हम उनके रूल को तोड़ रहे। तो इसलिए समाज में रह के व्यक्ति इन संस्थाओं को अपनाता है और इन्हीं के दायरे में अपना जीवन व्यतीत करता है, और जो कि नियमानुसार चलता रहता है, यानी एक व्यवस्था सिस्टमैटिक तौर से। तो ये होती है संस्था के बारे में। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं परिवार के बारे में, कि देखिए परिवार जो होते हैं उनकी जो टाइप्स होती है, प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थान के आधार पे, सदस्यों के आधार पे, विवाह के आधार पे, नातेदारी के आधार पे, वंश के आधार पे। तो इन्हीं सभी के बारे में मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है वो आपका सबसे बड़ा पार्ट है। जो बाकी पार्ट्स आएंगे वो काफी कॉमन से हैं, तो इसे जानना आपके लिए काफी जरूरी है। बात करते हैं सबसे पहले परिवार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर, यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन पे आधारित होते हैं, जो इतना छोटा व स्थायी होता है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति और उनका पालन पोषण संभव है, यानी कि पॉसिबल है। हम परिवार किसे कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे, यानी माता पिता और उनके बेटे। तो ये हमारी नजर में परिवार कहलाता है, जो कि यौन संबंधों पर यानी कि सेक्सुअल रिलेशन पर आधारित होता है। तो इस बात में कोई दोहराई भी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में, कि परिवार के बारे में क्या खास बात कही जाती है। तो सबसे पहला इसकी विशेषता में वो है पति और पत्नी में संबंध। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और सबसे मेन जो पॉइंट है आपका विशेषताओं में परिवार की, वो सबसे ज्यादा यही है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि परिवार के अंदर पति और पत्नी तथा उनके बच्चे, ये सब मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस तरह क्या होता है कि पति और पत्नी में किसी न किसी प्रकार के स्थायी संबंध, यानी कि जो फिक्स रिलेशन होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये इसी की मुख्य विशेषता कहलाते हैं। और दूसरा है स्थायी लिंग संबंध। तो देखिए, इस वाले में क्या होता है कि वैवाहिक संबंध के आधार पर ही परिवार का जन्म होता है, क्योंकि ये जो संबंध होते हैं वह समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, यानी कि एक्सेप्टेबल होते हैं। और इन संबंधों के आधार पे पति पत्नी में लिंग संबंध से संतानें पैदा होती है, यानी इनके बीच जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उनसे क्या होती है, आने वाली संतानें पैदा होती है, जो कि समाज में मान्यता प्राप्त होती है। तो इस कारण कहा जाता है इसकी विशेषताओं में कि इसके अंदर स्थायी लिंग संबंध देखने को मिल ही जाते हैं। और तीसरी क्या बात हो रही है, वो है रक्त संबंधी।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि परिवार की एक विशेषता ये भी है कि परिवार के सदस्यों में रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये जो रक्त होते हैं वह एक्चुअल में होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं। तो ये सारी चीजें रक्त संबंधी रिलेशन में आती है। और जो चौथा है वो काफी कॉमन सा भी है, वो है सदस्यों के पालन पोषण की आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए इस वाले में क्या होता है कि परिवार में उसके सदस्य, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां आदि के पालन पोषण की आर्थिक व्यवस्था की जाती है। परिवार के कमाने वाले जो सदस्य होते हैं वे उनके पालन पोषण का प्रबंध करते हैं, वो जो जरूरी भी होता है। तो इस तरीके से परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक कर्तव्यों में यानी कि एक ड्यूटीज में बंधे हुए होते हैं। तो ये थी परिवार की कुछ विशेषताएं। तो आई होप कि आपको इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं अच्छे से अब समझ आ चुकी होगी। अगला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है परिवार के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो देखिए ये जो फंक्शन है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड की गई है। आइए जानते हैं सभी को एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैविक कार्य के बारे में यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट क्या बात की जा रही है, तो पहला जो पॉइंट है वो है संतान उत्पत्ति यानी कि रिप्रोडक्शन। तो देखिए आपने क्लास 10 में ये वाला चैप्टर भी पढ़ा ही था रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी अच्छी होगी पहले से। तो देखिए क्या है कि जो हमारा मानव समाज है उसे कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, मानवीय नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। मानवीय नस्ल कहने का मतलब कि जैसे आप, फिर आपकी शादी होती है तो आपके बच्चे होते हैं, तो ये चीज़ें क्या चलती है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहती है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन ये क्रिया चलते रहते हैं, जिस कारण मानव समाज जीवित रहता है। ठीक है। दूसरा कौन सा कार्य है, वो है रहने की व्यवस्था। अब देखिए रहने की व्यवस्था यानी कि प्रोविजन ऑफ शेल्टर। तो इसमें क्या होता है कि परिवार के द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है और व्यक्ति के रहने के लिए घर की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि वह रोजाना अपने कार्य से वापस जब आए तो वह घर में परिवार के सहित आराम से रह सके। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि देखो क्लब है, होटल्स है, तो इसमें व्यक्ति आराम से स्टे कर सकता है, आसानी से वह रह सकता है काफ़ी कंफर्टेबल के साथ। लेकिन जो असली स्वर्ग होता है, कहते हैं ना हम कि घर है तो सब कुछ है, तो परिवार के साथ ही वह मिलजुल कर रहता है, तभी यह चीज़ें इसकी पूरी हो पाती है। तो इसलिए जैविक कार्य के अंदर रहने की व्यवस्था भी इंक्लूडेड की जाती है परिवार के कार्यों के अंदर। और तीसरा कौन सा है, बच्चे का पालन पोषण। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल सेक्सुअली रिलेशन बनाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं तो उनका काम पूरा रहता है, नहीं। बच्चा पैदा करने के बाद ही जो रियल जो आपका वर्क होता है, यानी उस बच्चे का पालन पोषण की, आपकी जो परवरिश हुई है उस बच्चे की, वो किस प्रकार से की गई है, तो ये सारी चीजें बच्चे के पालन पोषण में आ जाती है, जो कि परिवार का जैविक कार्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस माना जाता है। तो ये थे इसके कुछ कार्य जैविक से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको तीनों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आर्थिक कार्य के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक फंक्शंस के बारे में। तो आर्थिक कार्य में पहला है जायदाद की सुरक्षा, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि परिवार में व्यक्ति की जायदाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती चली जाती है। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो क्या होता था कि पिता के बाद उसके पुत्र यानी बेटों को जायदाद मिला करती थी। तो ये पितृ प्रधान समाज कहलाया जाता था, जिसके अंदर पिता के बाद जो प्रॉपर्टी के ऊपर हक होता था वो बेटों का होता था, यानी कि मेल का होता था। लेकिन आज का जो आधुनिक समय है तो वो कानून के दायरे में आकर ये चीजें करता है। तो इसमें पिता के बाद जो संपत्ति होती है वह मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की दोनों में बांट दी जाती है। तो ये कानून के दायरे में सीमित है, तो इसलिए जायदाद की सुरक्षा भी आर्थिक कार्यों में गिनी जाती है। और अगला जो आर्थिक कार्य में वो है धन का प्रबंध, तो प्रोविजन ऑफ मनी। तो देखिए क्या होता है कि पैसे की जरूरत से परिवार के सदस्यों की जरूरतें पूरी होती है, तो ये बात में कोई दुराई भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं प्राचीन टाइम की बात करूं तो जो परिवार का मुखिया होता था वह क्या करता था, पैसों का प्रबंध करके रखता था, यानी आपात समय में, इमरजेंसी समय में उसका यूज किया जा सके। हालांकि ये चीजें आज भी देखने को मिलती है, बस फर्क इतना है कि अब क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों कमा सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अपनी रूढ़िबद्ध धारणाओं से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। आपने भी देखा होगा हर एक सेक्टर में महिलाओं का योगदान काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए धन का प्रबंध यानी कि प्रोविजन ऑफ मनी जो है वो दोनों साइड से आपको देखने को मिलती है, और ये फंक्शन परिवार के कार्यों में गिना जाता है। और तीसरे कार्य के बारे में बात करते हैं, वो है सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ, यानी कि सोशल फंक्शन के बारे में। तो सोशल यानी समाज से जुड़ा, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है समाजीकरण। देखिए समाजीकरण क्या होता है, परिवार में सोशलाइजेशन। कहने का मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जो बच्चे की परवरिश होती है वह दो तरीके से होती है। एक होती है अनौपचारिक तरीके से, यानी कि अनऑफिशियल तरीके से, तो वो होती है उसकी परिवार के द्वारा, और दूसरी होती है औपचारिक तरीके से जो कि ऑफिशियल तरीके से की जाती है, तो वो होती है उसके स्कूली शिक्षा के द्वारा, जिसमें बच्चा क्या सीखता है,
तौर तरीके सीखता है। किस चीज़ के? समाज के बारे में, किस प्रकार से रहा जाता है, नियमों के बारे में जानता है, अच्छी संस्कृति को अपनाता है, अच्छे तौर तरीकों को अपनाता है। तो ये सारी चीज़ें उसे परिवार और स्कूल के माध्यम से प्रदान की जाती है। यदि बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होता है, अच्छी परवरिश होती है, तो वह समाज में अच्छा काम करता है। यदि उसकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं होती तो वह राह भटकते अलग अलग कामों में लग जाता है। तो परिवार के कार्य में सामाजिकरण का होना भी काफी जरूरी है। तो ये इसका सामाजिक कार्य का पहला पॉइंट है। दूसरा कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण, यानी कि सोशल कंट्रोल के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के ऊपर सामाजिक नियंत्रण परिवार के द्वारा रखा जाता है, ताकि बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, जैसे कि चोरी चकारी करना, लड़ाई झगड़े करना, या फिर बदतमीजी अपने प्रदान करना दूसरों के सामने। तो इन चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए परिवार क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण लागू करता है बच्चे के ऊपर, ताकि उसका जो सोशलाइजेशन है, यानी कि जो उसका सामाजिकरण है, वह अच्छे तरीके से हो सके। तीसरा है स्थिति प्रदान करना। तो देखिए क्या है कि हम समाज का हिस्सा है और हम सबकी एक क्या होती है? एक पोजीशन होती है। तो हर कोई क्या करता है? अच्छे से अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता है, अपने समाज के साथ अपना भी वह विकास करना चाहता है। तो इसलिए स्थिति प्रदान करना सामाजिक कार्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि उस बच्चे की समाज के अंदर जो उपस्थिति है वह एक बेहतर तरीके से पहचानी जा सके। और चौथा इसी से रिलेटेड है, वो है शिक्षा संबंधी। अगर एजुकेशन है तो बच्चे के पास हर एक चीज़ है जो कि परिवार के कार्यों से जुड़ा हुआ है। वह अच्छी समझ के साथ अच्छा काम कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है, अपने परिवार का कल्याण कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें परिवार के कार्यों में गिनी जाती है। तो आई होप कि आपको जैविक कार्य, आर्थिक कार्य और सामाजिक कार्य सभी के बारे में अच्छे से अब जानकारी विद एग्जाम्पल पता चल चुकी होगी। अगला जो हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वो है ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवारों में क्या अंतर है। तो काफी कॉमन से इसके बीच में डिफरेंट पाए जाते हैं, आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण परिवार की और तुलना करेंगे उसकी नगरीय परिवार के साथ। तो देखिए क्या होता है कि ग्रामीण जो परिवार होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्वाइंट फैमिली ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि पापा मम्मी के साथ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सभी सदस्य एक ही परिवार के जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण ग्रामीण परिवार आकार में बड़े होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जॉइंट फैमिली। और इसके कंपैरिजन में जो नगरीय परिवार होते हैं वो क्या होते हैं? वो आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा और उनके बेटे यानी हम दो हमारे दो जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस कारण ये आकार में छोटे देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या है कि जो ग्रामीण परिवार है वो कृषि आधारित होते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है? प्राथमिक कार्य कृषि को समझा जाता है, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी में भी गिना जाता है। और जबकि नगर में क्या होता है कि लोग अलग अलग कार्यों में जुटे होते हैं। कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कोई अपना बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई बड़ी जॉब करता है, कोई लघु प्रकार के उद्योग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विभिन्न उद्योगों आधारित होते हैं काम के। तो लोग अलग अलग एजेंसियों से, कार्यों से, वर्क से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद है तीसरा, परिवार नियंत्रण अधिक होता है ग्रामीण परिवार में, क्योंकि सदस्य इतने सारे होते हैं तो कंट्रोल जो होता है वो मुखिया का सभी के ऊपर रहता ही है। और सदस्य ज़्यादा होने के कारण भी एक दूसरे के बीच में जो नियंत्रण होता है वो अच्छा बना रहता है। और जबकि नगरीय परिवार में क्या होता है कि परिवार नियंत्रण कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे खुले विचार वाले होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपनी मर्जी से काम काज कर सकते हैं। और ग्रामीण परिवार में क्या होता है कि बड़ों का एकाधिकार होता है, यानी उनकी मोनोपोली होती है। एक तरीके से वह लीडर का काम करते हैं। जितने बुजुर्ग होते हैं, तो घर का जो मुख्य होता है वो खासकर बुजुर्ग ही होता है। और जबकि यहाँ पर क्या होता है नगरीय परिवार में, तो ये उदारवादी विचारधारा से जुड़े होते हैं, यानी खुली विचारधारा से, जहाँ पे सभी की चलती है, सभी की बात का दर्जा दिया जाता है। और जो लास्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि घर की सत्ता जो होती है वो मुखिया के हाथ में होती है, जो कि घर का बुजुर्ग ही होता है। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, घर की सत्ता समान दर्जे पर होती है, जहाँ पर सभी की बात रखी जाती है। तो ये डिफरेंट ग्रामीण और नगरीय परिवारों में देखने को मिल ही जाता है। दोनों ही परिवार अपनी जगह सही है, तभी तो आज के समय भी एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो इसी कारण इनके बीच ये कुछ अंतर पाए जाते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैं दे दूं कि क्या हो रहा है, जो जॉइंट फैमिली है ना वो अब बिखरती जा रही है, लोग नगरीयकरण की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छी फैसिलिटी जैसे कि शिक्षा का होना, स्वास्थ्य का होना, अच्छी सुविधाएं होना, अच्छा खान पान होना, तो ये सारी चीज़ों को लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। तो इसी कारण में नगर की ओर ज़्यादा बढ़े, जिस कारण जो जॉइंट फैमिली है वह विघटन होता जा रहा है उसका। तो ये कुछ एक मेजर अंतर भी है इसके बीच में। आगे जो हमारा टॉपिक है वो आपका एग्जाम टाइप वाला टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा, जिसका नाम है एकाकी और संयुक्त परिवार में अंतर। एकाकी परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार जिसे हम
ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं एकाकी परिवार से जुड़ा हूं, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। तो आपकी भी अलग अलग फैमिली होगी, आप बताइएगा कमेंट में आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखिए क्या होता है एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में। तो एकाकी परिवार क्या होता है, आकार में छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जैसे अभी मैंने आपको ग्रामीण और नगरीय परिवार के बारे में बताया था, तो ये बिल्कुल उससे सिमिलर है, क्योंकि जो जो चीज़ें होती है वो इन्हीं के बीच तो देखने को मिलती है, तभी तो इसके बीच अंतर पाया जाता है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, फिर भी आप जानिए अच्छे तरीके से। तो एकाकी परिवार क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि हमारे दो वाली यहाँ पे प्रक्रिया चलती है, मम्मी पापा और उनके बेटा बेटी जैसे, ठीक है। और जबकि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली मैंने आपको बताया था कि ये आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पे मम्मी पापा के साथ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सारे यहाँ पे सदस्य आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और क्या होता है एकाकी परिवार में जो खर्चे होते हैं वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर करने पर किसके, संयुक्त परिवार से, क्योंकि फैमिली मेंबर कम होते हैं इसलिए खर्चे भी कम देखने को मिलते हैं। और जबकि संयुक्त परिवार में फैमिली मेंबर ज़्यादा होते हैं तो हर किसी का खाने का प्रबंध करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है कि बड़ों के प्यार से वंचित रहते हैं। तो देखिए क्या होता है एकाकी परिवार में जो बच्चे होते हैं वे अपने दादा दादी, नाना नानी के प्यार से वंचित रह जाते हैं। जो उनकी परवरिश होती है वो मम्मी पापा ही कर पाते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मम्मी पापा का भी प्यार मिलता है, दादा दादी का भी, नाना नानी का भी, चाचा चाची का भी, यानी पूरा एक जिला ठीक है ना। तो इन सभी का प्यार मिल जाता है, इस कारण संयुक्त परिवार काफी बड़े देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एकाकी परिवार में सहायता की भी कमी देखने को मिलती है। सहायता की कमी जैसे कोई फाइनेंशियल इश्यू आ जाए या कोई ऐसी आपात इमरजेंसी आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि सहायता की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कम होते हैं। और जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि यहाँ पे सहायता की कमी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, क्योंकि परवरिश के लिए इतने सारे जने होते हैं, ख्याल रखने के लिए भी, तो इस कारण यहाँ पे ये चीजें रिकवर हो जाती है। और इसके बाद है कि संस्कृति और संस्कारों में कमी होती है। देखिए संस्कृति संस्कारों से मतलब कहने का मतलब ये है कि एकाकी परिवार में कि संस्कृति संस्कार हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, हमारे दादा दादी से, हमारे नाना नानी से। तो यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी नहीं हो पाते, जिस कारण बच्चों को संस्कृति और संस्कार में कमी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर एक अपवाद है कि बच्चे के माँ बाप भी उसे अच्छी संस्कृति और संस्कार भी दे देते हैं, लेकिन जो विशेषता के ऊपर बात चल रही है वो उनके बड़ों के आधार पे चल रही है। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी और भी जो जने हैं, तो उनके द्वारा बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाती है और उनकी संस्कृति और संस्कार भी ज़्यादा देखने को वहाँ पे मिलते हैं। और लास्ट है देखभाल में कमी होते हैं। तो ये रीज़न सबसे ज़्यादा एकाकी परिवारों में देखने को मिलता है कि क्या होता है कि जब मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते हैं तो बच्चे की परवरिश के लिए मेड यानी कि नौकरानी तक रखनी पड़ जाती है एकाकी परिवार में, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। और जबकि संयुक्त परिवार में अगर मम्मी पापा काम भी करें तो दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा जितने भी जने हैं वे बच्चे की अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो ये है एकाकी और संयुक्त परिवार में कुछ अंतर की काफ़ी इजी से है, आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। लेकिन ये एग्जाम टाइप वाला है तो आपको अच्छे से याद भी रखने हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने रहे। इसके बाद हम बात करते हैं एकाकी परिवार से जुड़े गुण और दोष के बारे में, क्योंकि एकाकी परिवार यानी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो एग्जाम में ज़्यादा अलग अलग टाइप से पूछ ली जाती है, तो उसके बारे में आपकी नॉलेज अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है इसके गुण और दोष यानी मेरिट और डिमेरिट में। अगर एकाकी परिवार के गुणों की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी डीप वाले होते हैं, गहरे होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी बनी होती है। और इसमें बच्चे का पालन पोषण भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप उसके लिए हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, जिस कारण बच्चे का पालन पोषण भी बेहतर हो पाता है। और उसके बाद तालमेल बना रहता है, कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो पति पत्नी है और बच्चा है तो क्या होता है कि 3 या 4 जन की फैमिली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जनों की। तो इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में काफ़ी अच्छी बनी होती है। और वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ दोष भी है, क्योंकि सिक्के के पहलू 2 होते हैं, हेड और टेल, यानी कि अच्छा भी और बुरा भी है। तो देखिए अभी तो आपने एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में अच्छी चीज़ें जान ली, अब इसके दोष के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है
कि एकाकी परिवार के अगर दोष की बात की जाए तो इसमें आपात समय में, यानी कि जो इमरजेंसी वाला टाइम होता है वो परेशानी का होता है, कि जैसे खुदा ना खास्ता क्या होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आपके रिश्तेदार नहीं हो पाते, तो इसलिए काम कौन आता है, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी। तो आपात समस्या में परेशानी हमें देखने को मिल जाती है एकाकी परिवार में। अगला कौन सा है, वो इसके दोष में गिना जाता है, वो है अवैध संबंध, यानी कि इलीगल रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जब पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है तो आपने बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे होंगे, जैसे CID हो गया, सावधान इंडिया हो गया, तो इसमें क्या ये सारी स्टोरियां बताई जाती है। अब ये ऐसे जो टॉपिक होते हैं इससे बच्चों को दूर रखा जाता है। मेरा मानना इसके अंदर ये है कि ये चीज़ें अगर समाज के अंदर जितनी जागरूकता फैलाएगी उतना ज़्यादा समाज नियंत्रण रहेगा, जितनी इसे छुपाई जाएगी उतना ही ये तेजी से बढ़ता है, क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या फिर इस चीज़ को बड़ा मानते हैं। देखिए, एजुकेशन सारी चीज़ होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाती है, तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको शर्माना नहीं चाहिए। तो अवैध संबंध एक तरीके से समाज में इलीगल माने जाते हैं और खासकर ये एकाकी परिवार में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट है निजी समस्याएं, यानी कि प्राइवेट जो प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभार पत्नी के बीच, कभी कभार पति के बीच, ये चीज़ें उत्पन्न होते रहती है, जिस कारण ये इसके दोष में यानी डीमेरिट्स में गिनी जाती है। तो ये थे कुछ एकाकी परिवार के गुण और दोष। तो आई होप कि आपको दोनों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का कंटेंट। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।